जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो प्रतियोगिता दर्पण के बचे हुए पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत नवंबर दिसंबर में हुए प्रमुख नियुक्तियों, पुरस्कार, वर्ष, दिवस, विविध, निधन, इन सारे तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे, जो मुख्य रूप से वन लाइनर फैक्ट है और यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खासकर दरोगा, टीचर जैसे परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप जाएं और पीछे के प्रतियोगिता दर्पण के इस अंक के अंतर्गत 4 खंडों में वीडियो लाया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक को कवर किया है। तो जिन अभ्यर्थियों ने इसको नहीं देखा है उसे आगे लेकर देख लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस चर्चा को और चलते हैं आगे की सफर पे। देखते हैं पहले फेज में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नियुक्तियों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। और खबर किससे निकल कर आ रही है? तो संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो इन्हें कैग कहा जाता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कहा जाता है। और अभी अभी हाल फिलहाल में ही 14वें कैग के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू का अब कार्यकाल समाप्त हो गया है। अतः 15वें कैग के रूप में श्री के संजय मूर्ति ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। और इन्होंने 21 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण किया है। अब कैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या होता है, इनको शक्तियां कहां से मिलती है। तो इनके बारे में हम लोग, यह एक संवैधानिक पद है और इनको शक्ति अनुच्छेद नंबर 148 से प्राप्त होती है। आर्टिकल 148, जहां पे भारत सरकार के द्वारा एक कैग के नियुक्ति का वर्णन किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि कैग की नियुक्ति मुख्य रूप से आप देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑडिटर जनरल का भी कैग का जो नियुक्ति होता है उसमें इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक संवैधानिक पद है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें पद से विमुक्त नहीं कर सकते हैं। इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आपको याद रखना होगा कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। और यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कैग की नियुक्ति की जाती है। इससे और भी ज्यादा तथ्यों को आप जोड़ सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, कैग का जो कार्यकाल होता है, इस बात को याद रखेंगे। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, यदि उनकी कुल उम्र 65 वर्ष तक है तो वहां तक जो भी इसमें से पहले हो जाए वहां तक ये रह सकते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि बहुत ही लंबे समय तक गिरीश चंद्र मुर्मू जी अपने पद पे वर्तमान रहे थे। इसके अलावा कैग के बारे में और भी तथ्य जानने की जरूरत है कि कैग जो होते हैं वो पीएससी, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होता है, उसके लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। सारे लेखा जोखा का क्लियरेंस इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि कैग हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा नाम यहाँ पे के संजय मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक बार पॉलिटी से है और पॉलिटी में यहाँ पे देखने की बात है, जस्टिस वी आर गवई
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ये क्या होता है? तो नालसा, जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा का जो फुल फॉर्म होता है, इस चीज को आप लिख लेंगे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज। तो नालसा का मतलब होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और यह एक ऐसा संगठन है जो समाज में वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। हमारे संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है, डीपीएसपी में भी यदि आप देखेंगे तो सभी को निःशुल्क कानूनी सुरक्षा या कानूनी व्यवस्था देने की बात कही गई है, और उसके लिए ही नालसा का गठन किया गया था। नालसा का जो मुख्य काम होता है वंचित लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना, पूरे भारत में विधिक सेवा संस्थानों में कामकाज का समन्वय और निगरानी करना, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए निर्देश जारी करना। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा आप देखेंगे कि नालसा को लेकर आर्टिकल 39A जो कि बेस का काम करता है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है कि यह आर्टिकल नंबर 39B के अंतर्गत वंचितों को फ्री लीगल एड देने का जो राज्य वादा करती है, ये उसी को फुलफिल करता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 14 जहां समानता की बात कही गई है, और आर्टिकल नंबर 22(1) यह भी स्टेट टू इंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने समानता की बात करता है, और इसी से संबंधित नालसा को लाया गया था। नालसा एक संवैधानिक पद नहीं है, मतलब संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, इसे एक एक्ट के माध्यम से लाया गया था। और यदि आप देखेंगे तो द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, जहां पे द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट अ नेशनल वाइड नेटवर्क यूनिफॉर्म इन नेचर दैट वुड प्रोवाइड कंप्लीट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन। तो आप देखेंगे 1987 में ये प्रोविजन लाया गया था, और यह जो पूरा का पूरा बॉडी है यह नवंबर 1995 से काम करने लगा था। इस बात को याद रखेंगे। 5 दिसंबर 1995 को इसको कंप्लीट रूप से इसकी स्थापना कर दी गई थी, और डॉक्टर जस्टिस AS आनंद ये इसके पहले अध्यक्ष भी बने हुए थे। इस बात को आप याद रखेंगे। तो नालसा और किदवई साहब जो हैं, अब यहाँ पे चेयरमैन जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है, जो अभी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार देश के नए रक्षा सचिव बन गए हैं। तो रक्षा सचिव, आपको पता है कि रक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचार होता है, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, उनका काफी बड़ा रोल होता है। और अभी हाल फिलहाल में राजेश कुमार सिंह ने डिफेंस सेक्रेटरी का जो पोस्ट है उसे इन्होंने अभी ग्रहण किया है, जो कि 1 नवंबर 2024 से अब ये सत्ता पे आसीन हो गए हैं। ये 1989 के बैच के IAS ऑफिसर हैं, जो केरला कैडर से मुख्य रूप से आते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। और इन्होंने हाल फिलहाल में, पूरा नाम आप देखेंगे राजेश कुमार सिंह है इनका, और इन्होंने गिरधर अरमाने को रिप्लेस किया है। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ हम लोग। ब्राजील के वाल्डेसी उर्कीजा इंटरपोल के नए प्रमुख बन गए हैं। इंटरपोल के बारे में आप लोग पहले जान लें कि इंटरपोल क्या है। तो ये इंटरनेशनल पुलिस के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से जाना जाता है, और दुनिया का यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसकी स्थापना 1923 में वियना में की गई थी, और इसका मुख्यालय लियोन में है, लियोन फ्रांस में है। और अभी इंटरपोल के जो नए प्रमुख बने हैं वो ब्राजील के वाल्डेसी उर्कीजा इनका पूरा नाम है, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ ब्राजील के जो हैं वो इंटरपोल के अध्यक्ष बन गए हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल फिलहाल में ही इसका 100वां वर्षगांठ मनाया गया है। तो हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में पूछ लिया जाए, और ऐसा पूछा भी गया है। आगे देखते हैं। तो पुरस्कारों की श्रेणी में आप देखेंगे डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थेल्विंग को मिस यूनिवर्स 2024 का ताज पहनाया गया है। मिस यूनिवर्स जो ये कंपटीशन है उसे इस बार डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विंग, जिसका पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं,
इन्होंने जीत लिया है। 16 नवंबर 2024 को ये 73rd, याद रखेंगे, ये 73वीं मिस यूनिवर्स बनी है। यह प्रतियोगिता मैक्सिको सिटी के एरिना CDMX में आयोजित की गई थी और निकारागुआ की सेयानीस पालासियोस ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आपको पता है कि इससे पहले जो सेयानीस पालासियोस थी ये 72 आप कहेंगे इसको, ये मिस यूनिवर्स थी जिन्होंने इनको ताज पहनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पहली बार है जब डेनमार्क की मिस यूनिवर्स, डेनमार्क से कोई मिस यूनिवर्स बनी है। बुकर पुरस्कार काफी चर्चे में रहता है और कई बार इस परीक्षा में पूछा गया है। दो तरह के पुरस्कार होते हैं, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है और एक बुकर प्राइज होता है। तो बुकर प्राइज के बारे में घोषणा कर दी गई है। तो बुकर प्राइज के बारे में पहले जान लें कि ये है क्या। तो मुख्य रूप से यदि आप देखेंगे तो बुकर प्राइज मुख्य रूप से इसे मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन भी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि अंग्रेजी में इसको मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन कहा जाता है, जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और यह राष्ट्रकुल, जिसे हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, के नागरिकों के द्वारा लिखा गया मौलिक अंग्रेजी उपन्यास में कोई भी ऐसा उपन्यास है जो मुख्य रूप से मौलिक रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यह अंग्रेजी के उपन्यासों के लिए दिया जाता है प्रतिवर्ष। आयरलैंड के नागरिक द्वारा, ध्यान रखना है ये कि राष्ट्रकुल, ये जो कॉमनवेल्थ जितनी भी कंट्री हैं या उसके द्वारा या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यासों को प्रति वर्ष दिया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि मैन बुकर पुरस्कार जो है वो हमेशा ही उन लोगों को दिया जाता है जो मुख्य रूप से या तो कॉमनवेल्थ कंट्री के हिस्सा हैं या वो आयरलैंड के नागरिक हैं, उनके द्वारा लिखे गए किताबों को इसके अंतर्गत नॉमिनेट किया जाता है और इसको शामिल किया जाता है। यही कारण है कि आप किसी हिंदी के साहित्य को इसके अंतर्गत नहीं देखेंगे। चलिए, तो इस बार अभी जो ये 2024 का भी घोषणा कर दिया गया है। तो इससे पहले कि 2024 का हम लोग नाम जाने, उसके पहले जान ले कि 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिगा को दिया गया था। भारत में भी कई बार इसको मिल चुका है और अरविंद अडिगा को 2008 में दिया गया था। और इसको मिलाकर आप देखेंगे कि भारतीय मूल के लेखकों को कम से कम 5 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। आइए समझते हैं कि 9 पुरस्कार विजेता उपन्यास ऐसे हैं जिनका कथानायक भारत और भारतीयों से प्रेरित भी है। सबसे पहले यदि आप मैन बुकर प्राइज की बात करेंगे तो 1969 में ये प्राइज, मतलब 56 वर्ष पहले इसको प्रारंभ किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लंदन में है। और वैसे उपन्यास को दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखित है और यूनाइटेड किंगडम में इसको प्रकाशित किया गया है। इस चीज को याद रखेंगे। तो मैन बुकर पुरस्कार 2024 इस बार किसे दिया गया है? तो ये एक ऑर्बिटल नाम का एक उपन्यास है, उसे इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछने की संभावना और भी ज्यादा बनती है। 12 नवंबर को इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, 12 नवंबर को। और जो इनका नाम है, जिन्होंने इसको लिखा है, इनका नाम है सामंता हार्वे। इनका नाम याद रखेंगे, ये इनका पिक्चर है, सामंता हार्वे। और ये ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल की मुख्य बात यह है इस उपन्यास की कि ये 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है। 6 अंतरिक्ष यात्रियों का अंतरिक्ष स्टेशन पे जो इन्होंने समय अपना बिताया है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने 16 बार, इन्होंने इस किताब में कहा है कि 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते ही इन्होंने देखा है। तो 5 किताबें इसके लिए नॉमिनेट हुई थी और उस नॉमिनेशन में आप देखेंगे ऑर्बिटल ने ये पुरस्कार जीत लिया है। इसके अलावा जहां पे मैं बोल रहा था कि 5 मूल भारतीयों को यह पुरस्कार मिला हुआ है, तो उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले किसी भारतीय को मिला था तो 2008 में अरविंद अडिगा को मिला था, जो इनकी उपन्यास का नाम था द व्हाइट टाइगर। उसके बाद 2006 की आप बात करेंगे, उसमें किरण देसाई थे
और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स है। उसके बाद अरविंद अडिगा है व्हाइट टाइगर के लिए। 1997 अरुंधति राय जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। 1981 सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 1971 को वीएस नायपाल इन अ फ्री स्टेट। तो ये ऐसे 5 बार भारतीय मूल के किसी साहित्यकार को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो मुख्य रूप से यूके का साहित्य सम्मान है। और सबसे पहले आप देखेंगे तो 1971 में वीएस नायपाल इनको इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको निश्चित रूप से देख लेंगे। आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेज भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ऑनलाइन फैक्ट में। तो आइए, ये मंथ जो है वो नवंबर महीने का यहाँ पे दिया हुआ है। तो नवंबर महीने में क्या क्या उस महीना देश है? 1 नवंबर। तो 1 नवंबर में देखेंगे कई सारे राज्य, 7 ऐसे राज्य हैं जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनमें हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसके अलावा 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। इन सबों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। सबको याद करेंगे। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से निकलकर बना था। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस है। 10 दिसंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से मनाया जाता है। वो भी क्यों मनाया जाता है? तो हमारे देश के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका ये जन्म दिवस है। और इनका जन्म 11 नवंबर 2008 से ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है। 11 नवंबर एक और कामों से पॉपुलर हुआ है कि 11 नवंबर को ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस से मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि आपको याद होगा कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। और इसके युद्ध विराम का जो हस्ताक्षर है वो 11 नवंबर 1918 को आर्टिमिस्टिक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 11 नवंबर से रिमेम्बरेंस डे के रूप में इसे मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता है कि इसी दिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर झारखंड दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2000 में यह बिहार से अलग हुआ था और झारखंड अस्तित्व में आया था। तो ये बिहार का तीसरा विभाजन था। फर्स्ट फेज में आप देखेंगे कि बंगाल से निकलकर बिहार बना था। और वो समय कब का था? 22 मार्च 1912 का था। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, जो कि 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। और फिर उसके बाद देखेंगे बिहार का एक बार फिर से तीसरा विभाजन होता है। और यहाँ इस बार 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया जाता है। 15 नवंबर भी काफी इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर 2021 को कैबिनेट की मीटिंग में बताया गया था कि 15 नवंबर जो होगा वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। और 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 17 नवंबर राष्ट्रीय मृगी दिवस है। 19 नवंबर आप देखेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है, 19 नवंबर। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बिहार के विभूति, जिन्होंने सुलभ शौचालय का प्रसार किया था, उनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएंगे कि उनका नाम क्या था, जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व मातृत्व दिवस है। और 21 नवंबर को ही विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया जाता है। इसको 1996 में यूएन के द्वारा प्रस्ताव पारित करके लाया गया था। 25 नवंबर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का दिवस है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको याद होगा कि 26 नवंबर
1949 ईस्वी को ही क्या हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसीलिए 26 नवंबर को हाल फिलहाल में ही भारत सरकार के द्वारा इसको कानून दिवस के रूप में या विधि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। और 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसी दिन वर्गीस कुरियन, जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन के भारत में जनक माने जाते हैं, उनका भी जन्म दिवस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिम्बेक्स 2024। तो आपको पता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे एस जो है वो सिंगापुर को डिनोट कर रहा है, आई इंडिया को डिनोट कर रहा है, और मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इस बात को याद रखेंगे। तो सिंगापुर और भारत के बीच में बाइलेटरल सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज 2024, ये इसका कंप्लीट रूप से फुल फॉर्म हो गया। और इसका 31वां संस्करण 23 से 29 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया है। कहाँ पे, तो भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। और इसमें एक बंदरगाह चरण और एक समुद्री चरण शामिल था। ये आप देख पा रहे हैं, ये सिम्बेक्स है। तो सिम्बेक्स किसके साथ होता है, इसको याद रखेंगे, ये सिंगापुर के साथ होता है। इस बार मनाया कहाँ गया है, तो ये 31वां संस्करण था और मनाया गया है कहाँ पे, भारत में, और वही भारत में कहाँ पे, विशाखापट्टनम के तट पर। दूसरी देखें, दूसरा एक्सरसाइज हमारे पास है इंडिया जर्मनी के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। मैरीटाइम, इसको आप देखेंगे तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज के रूप में हम इसे मना रहे हैं। तो भारतीय सेना और आईएनएस दिल्ली, इसमें हिस्सा किसने लिया था, तो आईएनएस दिल्ली जर्मन नौसेना के बाडेन विटेनबर्ग और जर्मन नौसेना के जहाज के साथ ये एक्सरसाइज बनाया गया है। तो सिर्फ आप इतना जान लें कि मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज, जिसको एमपीई के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत और किसके बीच में हुआ है, तो जर्मनी के बीच में हुआ है। उससे ज्यादा यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विनबैक्स, तो ये जो एक्सरसाइज है विनबैक्स, तो यहाँ पे ये जो वी है, यहाँ पे ये वियतनाम के बारे में बता रहा है। तो वियतनाम और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल में किया गया है, उसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है। और ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो मुख्य रूप से नेचुरल डिजास्टर पे काम करता है, आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रयासों पर केंद्रित है। और ये भारत और वियतनाम के बीच में होता है। 2024 में यह 4 से लेकर 20 नवंबर के बीच में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो ये अम्बाला में क्या आयोजित किया गया था। अम्बाला कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। और हरियाणा का ये अम्बाला वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयर बेसेज में से एक है, इस बात को सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज में एक और एक्सरसाइज हमारे साथ है, और इस एक्सरसाइज को हम भारत इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल में संपन्न किया गया है। तो भारत और इंडोनेशिया के स्पेशल फोर्सों के बीच में ये 1 से 12 नवंबर के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, गरुड़ शक्ति हुआ है। तो इसको याद रखेंगे। गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है किसके बीच में होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और यहाँ पे भारत की स्पेशल फोर्सेज में से हिस्सा लिया है। भारत की तरफ से पैरासूट रेजिमेंट ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इसका 9वां संस्करण था, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा के तट पर अभी हाल फिलहाल में नसीम अल बहर एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है। ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। और किसके साथ इस पर किया है, भारतीय नौसेना इसमें शामिल रही है। और साथ ही साथ कौन रहे हैं, तो भारत और ओमान के बीच में एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है नसीम अल बहर। 13 से 18 अक्टूबर के बीच में इसको आयोजित किया गया था। और फिर बाद में इसका दूसरा चरण 13 से 15 में पहला चरण था, दूसरा चरण 16 से 18 में किया गया था। तो याद रखेंगे नसीम अल बहर किसके बीच में है, तो भारत और ओमान के बीच में ये एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार 2024। तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और किसके बीच में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसए के बीच में होता है। भारत और अमेरिका बीच में वज्र प्रहार 2024 का इस बार
क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। ये 15वें नंबर का था, जो 2 से 22 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया है। और यहाँ पे दोनों देशों से 45 जो सैन्य अधिकारी और जवान यहाँ पे हिस्सा लिए हैं। और ये इनका भारत और स्पेशल फोर्सेस के बीच में आप देखेंगे क्या है, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो वज्र प्रहार भारत और वज्र प्रहार जो है किसके बीच में है, इस चीज को याद रखेंगे। तो भारत और अमेरिका के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। तीनों सेनाओं के बीच में अभी क्या हुआ है, कंबाइंड रूप से पूर्वी लहर एक्सरसाइज हुआ है। तीनों सेनाओं कौन सा, इंडियन आर्मी की बात करेंगे हम, एयरफोर्स की बात करेंगे और इंडियन नेवी की बात करेंगे। तो ये तीनों सेनाओं के बीच में कंबाइंड रूप से आपस में समानता बढ़ाने के लिए किस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, तो पूर्वी लहर का आयोजन किया। और पूर्वी लहर कहाँ पे हुआ है, तो पूर्वी लद्दाख में। ये कहाँ पे हुआ है, LAC के पास हुआ है। इस चीज को याद रखेंगे, 10 से 18 नवंबर के बीच में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सी विजिल एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। तो सी विजिल 2024 का ये चौथा संस्करण हुआ था और देश के तटीय राज्यों में 2020 से 21 नवंबर के बीच में संचालित ये किया गया है। तो किसका एक्सरसाइज है ये, नौसेना का एक्सरसाइज है और तटीय कोस्टल एक्सरसाइज है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर है कि गुरु नानक देव की 555वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान में स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि गुरु नानक 555वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है 23 नवंबर 2024 को। और पाकिस्तानी मुद्रा में इसका जो मूल्य है वो 55 रुपए के इक्विवेलेंट है। इस सिक्के के एक तरफ के गुरुद्वारा का जन्म स्थान ननकाना साहिब को जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अंकित किया गया है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती अभी के शुभ अवसर पे ये डाक टिकट जारी किया गया है। आपको पता है कि 15 नवंबर को क्या किया जाता है, बिरसा जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इनका क्या था, 150वां ये जयंती था। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है और इस बार इनका क्या हुआ है, 150वां साल था। इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। पंकज आडवाणी ने 28वां विश्व खिताब जीत लिया है। तो पंकज आडवाणी के बारे में आप जानते हैं कि ये प्रसिद्ध क्यू खिलाड़ी, स्टार क्यू खिलाड़ी हैं और ये बिलियर्ड्स के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं। और इस बार 9 नवंबर 2024 को इन्होंने दोहा में ये फाइनल खिताब इन्होंने जीत लिया है और ये 7वीं बार इन्होंने इस खिताब को जीता है। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये कौन है, पंकज आडवाणी हैं जो कि बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। हॉकी से देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। तैयब इकराम अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुनः अध्यक्ष होंगे। तो तैयब इकराम को आप याद रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष बन गए हैं और ये कहाँ के हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 भारत तीसरी बार विजेता बन गया है। तो ये ऐसे खेल तो ये होता रहता है, लेकिन ये इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार इस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के राजगीर में हुआ था। और राजगीर आपको पता है कि ये नया नवेला स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, यहाँ ये पहला मैच खेला गया था, तो इसलिए काफी चर्चे में रहा है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुआ है, तो आप देख लेंगे ये इसका 8वां संस्करण था और बिहार के राजगीर में 11 से 20 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली दूसरी बार डेविस कप को जीत लिया है। तो आपको पता है कि इटली डेविस कप इस बार जीतने में सफल हो पाया है। तो डेविस कप किस चीज का है, इस चीज को याद रखेंगे कि ये किस चीज का है। ये तो आप याद रखेंगे ये बैडमिंटन का पूरा टूर्नामेंट है डेनिस, और ये पुरुषों के बीच में खेला जाता है। तो इस बार डेविस कप को किसने जीता है, इटली ने जीत लिया है। और 124 बार पूर्व शुरू हुए इस टूर्नामेंट में अब तक 16 टीमों ने ही इस चीज को जीता है। सभी 32 बार आप देखेंगे किसका विजेता कौन रहा है, अमेरिका रहा है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था, तो नीदरलैंड और इटली के बीच में स्पेन के मलागा में ये आयोजन किया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए एक और खेल यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है कि ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देश के खेलों में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। तो खेलों में आजीवन, जिसको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहते हैं, उसकी घोषणा अब इसे खेल रत्न पुरस्कार के जगह पर, जो पहले ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसके जगह पे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रारंभ अब कर दिया गया है। 2022 से इस चीज को चेंज कर दिया गया है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए या खेलो इंडिया योजना की मान्यता भी अब दे दी गई है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। मेन है यहाँ पे कि ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर अब क्या दिया जाएगा, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और ये सर्वोच्च राष्ट्रीय खेलों में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाएगा। प्रसिद्ध विश्व के नंबर 1 जो टेनिस स्टार खिलाड़ी थे, जिनका नाम था राफेल नडाल, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। और ये 209 सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी ये रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्पेन के रहने वाले हैं। और इन्होंने अब क्या किया गया है, संन्यास ले लिया है। और इन्हें लाल बजरी का बादशाह कहा जाता था। इन्होंने अपने पूरे पेशेवर कैरियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अद्भुत इनका खेल रहा था। 38 वर्षीय ये राफेल नडाल हैं, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। तो ध्यानचंद के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है, तो अब इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। और 4 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले को इसे ये दिया जाता है। और इस पुरस्कार का नाम जो है भारतीय खिलाड़ी के प्रमुख खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पे, जो 1905 से 79 के बीच में थे, उनके नाम पे रखा गया था। 1992 से लेकर 2021 तक इसी खेल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किया कहा जाता था, जिसके अंतर्गत 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार की भी बात कही जाती है। नगद पुरस्कार दिया जाता है और 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंकर पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। तो स्टेट बैंक जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार लेकर आया है और ये इसका दूसरा कंजिक्यूटिव अवार्ड है। इसके पहले भी 2023 में भी स्टेट बैंक को ये मिला था। स्टेट बैंक के थोड़ा सा इतिहास के रूप में यदि आप जानना चाहेंगे तो ये शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक सत्ता के दौरान 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी और उसके 3 वर्षों के बाद आप देखेंगे 2 जनवरी 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में इसी बैंक को स्थापित कर दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका अभी तत्काल मुंबई में है। और बैंक ऑफ बंगाल के बाद फिर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। तो आप देखेंगे कि तीनों ही प्रेसिडेंसी में बैंकों की स्थापना 1840 ईस्वी में हो गई थी। और ये तीनों बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, ये सभी मिलते हैं। और ये तीनों बैंक 27 जनवरी 1921 ईस्वी को जब एक साथ मिलते हैं तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित होते हैं। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आप देखेंगे तो 1926 में एक यंग हिल्टन कमेटी आई थी और उन्हीं के सिफारिश पे 1 अप्रैल 1935 को माफ कीजिएगा, ये 1921 के बाद आप देखेंगे कि फिर से स्टेट बैंक को रीऑर्गेनाइज किया गया था। आगे देखते हैं, आरबीआई की तरफ से जो चाला सिनवेलू जो है तत्काल अभी स्टेट बैंक के कौन है, तो चाला श्रीनिवासुलू जो है वो अभी स्टेट बैंक के कौन है, तो अभी हाल फिलहाल उनके चेयरमैन हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से आप देखेंगे कि शक्तिकांत दास को सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। तो शक्तिकांत दास को इसके पहले भी दिया गया था, इनको A+ श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले 2023 में भी इन पुरस्कारों को दिया गया था। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान ले तो इनकी स्थापना आरबीआई की कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
और ये इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में लाया गया था। इस बात को याद रखेंगे। पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता हुआ करता था, बाद में इसके हेडक्वार्टर को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2024 के स्टार पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। भारत में पुरुषों की हॉकी टीम में जो कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैं, उसको 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं हरमनप्रीत सिंह को, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं PR श्रीजेश को भी सम्मानित किया गया है। भारत के पुरुषों की हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को भी वर्ष 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में ये पुरस्कार दिया गया है। हालांकि अभी संन्यास ले चुके हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एक बार फिर से, पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह भारत की तरफ से हुए हैं और गोलकीपर PR श्रीजेश हैं। इसके अलावा आप देखेंगे महिला वर्ग में येबी जॉनसन, जो कि नीदरलैंड के हमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिला है, और गोलकीपर जो है वो ये जिया है। फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका में भी बैलन डी ओर का पुरस्कार का घोषणा कर दिया गया है, और बैलन डी ओर में जो मेल की तरफ से मिला है वो लियोनेल मेसी को मिला है, आप देख सकते हैं। और फिलन की तरफ से, जो फीमेल की तरफ से मिला है, वो एताना बोनामाटी को दिया है। इस बात को याद रखेंगे। और ये कहाँ की हैं, तो ये बार्सिलोना की है। एताना बोनामाटी जो है वो बार्सिलोना को है, और ये जो पुरस्कार है इनको लगातार 3rd ईयर मिल रहा है, तीसरी बार। और लियोनेल मेसी कहाँ के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं, फुटबॉल के सब खिलाड़ी। आगे देखते हैं। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है। और ये आप देखेंगे इस अवार्ड की शुरुआत 1986 में की गई थी, और ये इंदिरा गांधी की याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। शांति स्थापित करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। 2023 के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार डेनियल बरे बोइम को दिया गया है। ये है डेनियल बरे, ये प्रसिद्ध पियानो वादक हैं, आपको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा अली अबू अब्बाद को भी संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है, अली अबू अब्बाद को। तो ये किस लिए दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। संगीत वार्ता और लोगों की भागीदारी के जरिए इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में इन्होंने मित्रता बढ़ाने का काम किया गया है, तो इसके लिए इन दोनों को अभी सम्मानित किया गया। और ये बोरन बोइम जो है मुख्य रूप से अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं। निधन में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है विवेक देवराय, काफी नामी ग्रामी ये हस्ती थे। नीति आयोग के सदस्यों में से ये एक थे। जब नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे विवेक देवराय, और केवल 69 वर्ष की उम्र में 1 नवंबर 2024 को दिल्ली में इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो ये काफ़ी चर्चे में है। आपको याद रखना है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में इनका जन्म हुआ था। देवराय अर्थशास्त्र के जाने माने दिग्गज थे, और केवल अर्थशास्त्र ही नहीं, ये वेद पुराणों सहित प्राचीन ग्रंथों पर भी गहन इन्होंने अध्ययन किया था। गीता, रामायण और वेद सहित दर्जनों ग्रंथों का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। इस बात को याद करेंगे। और इन्हें ऑलरेडी 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस चेहरा को कौन नहीं पहचानता है, भारत की बिहार की सुर कोकिला, जिन्हें हम लोग शारदा सिन्हा के नाम से जानते हैं। और छठ, बिहार में छठ हो रहा हो या भारत के किसी कोने में भी छठ हो रहा हो, और ऐसे में शारदा सिन्हा का जब तक गाना नहीं बजे तब तक लगता नहीं कि छठ हो रहा है। लेकिन अपनी सुरों अब बिहार में शारदा सिन्हा अब लाइव होकर नहीं गा पाएंगी। 5 नवंबर 2024 को उन्होंने अपना अब ये शरीर त्याग दिया है, और छठ घाट पे वापस से अब शारदा सिन्हा नहीं आ पाएंगी। तो इस बात को याद रखेंगे। बिहार की सुर कोकिला कही जाती हैं। आज के फुहरपन के भोजपुरी युग में भी इन्होंने अपने परंपरागत लोक कला को जो पुनर्जीवित किया था, उसके लिए संभव है कि आने वाले समय में इन्हें भारत रत्न भी दिया जाए। बिहार की एक विभूति में से एक है ये, और बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, इनका 72 वर्षों की उम्र में 5 नवंबर 2024 को अब निधन हो गया है। और हिंदी
गीत के क्षेत्र में इनकी विशेष आवाज़ की अपनी एक अलग पहचान थी कि इन्होंने केवल न केवल भोजपुरी में काम किया था बल्कि हिंदी के कई सारे पॉपुलर फिल्मों में इन्होंने अपना पार्श्व गायन किया था, जिसमें से मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऐसे किताबों में भी, ऐसे फिल्मों में भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। बेहतरीन गाने गाए थे इन्होंने। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त 1991 में पद्मश्री तथा 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने अब अपने 5 एपिसोड के अंतर्गत प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने अब प्रतियोगिता दर्पण के सारे ही फैक्ट को देख लिया है और समय हो चला है कि अब हम लोग यहाँ से सेट प्रैक्टिस करें। तो हम अपने अगले अंक में लेकर आएंगे सेट प्रैक्टिस, जहाँ हम लोग जनवरी महीने मतलब नवंबर और दिसंबर से लेकर नवंबर और दिसंबर के बीच के लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्नों के ऊपर हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग यदि ये देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपने जो पढ़ा है उसके लिए सेट प्रैक्टिस करना अत्यंत ही अनिवार्य है। इसलिए आप अगले वीडियो में उपस्थित रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक हम लोग सेट प्रैक्टिस की तैयारी करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। और कैसा लगा ये पूरा का पूरा पहल, केवल 5 वीडियो में हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के इस पूरे पीटी फैक्ट को समाप्त कर दिया है। यदि आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा हमारा प्रयास आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काम आ सकता है या काम आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल पीसीएस शिक्षा को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक जल्दी पहुंच सके, और अपने ग्रुप में भी इसे शेयर करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। तकनीकी टीम के रूप में हमारा साथ दे रहे थे श्रीमान अक्षय चौरसिया। तो हम दोनों को अब दीजिए विदा और हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।